everyone, I am Nimisha. Today I will explain question answers of chapter crop production and management. First we do this difference between the fertilizers and manures, यानी कि अंतर बताना है हमें रासायनिक खाद में और जैविक खाद में, इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर्स जो होती है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनी हुई होती हैं, यानी केमिकल्स से मिल करके बनी हुई होती हैं, और इनके कंपैरिजन में जो मैन्योर्स होते हैं वो डिकम्पोज मटेरियल जैसे कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू से, यानी सड़े गले जीव जंतुओं से, उनके पेड़ों से और जानवरों के गोबर से मिलकर के बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर करी जाती है और मैन्योर्स जो है वो फील्ड में बनाए जाते हैं, खेतों में, मैदान में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है इनके अंदर कोई भी ह्यूम्स नहीं होता है, दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ ह्यूम्स। एंड जो मैन्योर्स होते हैं इट इज रिच ऑफ ह्यूम्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूम्स होता है, क्योंकि ये मरे हुए ये जो है रेसिड्यू, प्लांट रेसिड्यू यानी पेड़ पौधों के अवशेषों से और कैटल डंग से बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और मैन्योर्स में ये सारी चीज़ें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए अच्छी डेवलपमेंट के लिए क्रॉप के, कि क्रॉप अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छी फसल हो, इसके लिए मैन्योर्स के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ फॉलोइंग। इस टॉपिक्स पे बेटा आपको अपने पैराग्राफ लिखने हैं। मैंने इससे पहले भी आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, इससे पहले हर एक टॉपिक को डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। जब भी हम क्रॉप को जब तैयार करते हैं, क्रॉप को हमें तैयार करना होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, यानी कि हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसल को तैयार होने से पहले सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इट इज डन बाय द ट्रैक्टर एज वेल एज बाय द प्लो। या तो ये ट्रैक्टर से किया जाता है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, या फिर पुराने समय में एंशिएंट टाइम में बैलों के द्वारा हल से, ये प्लो से खेतों में जुताई करी जाती थी। मेन पर्पस इसका क्या होता है, इन दिस प्रोसेस लूजन एंड टर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिट्टी को लूजिंग एंड टर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ट्रैक्टर से या हल के द्वारा, यही प्लो के द्वारा यही लूजिंग एंड टर्निंग होती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है, एरी होती है और पौधों की रूट्स तक डीप पेनिट्रेशन पहुंचता है। सेकेंड टॉपिक है सोइंग। सोइंग यानी बीज बोना। ये क्या प्रोसेस है? अ प्रोसेस इन विच सीड्स आर बरीड इन द डीपली इन द सॉइल। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर नीचे तक दबाया जाता है, जिससे वो पूरा पोषक तत्व प्राप्त करके पानी जो है एब्जॉर्ब करके अच्छे से डेवलप हो सके, और जो है सीड्स जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो सके, यानी बीजों को बोना। इट इज डन बाय द सीड ड्रिलिंग मशीन विच अटैच्ड टू द ट्रैक्टर। ये एक ऐसी सीड ड्रिलिंग मशीन के द्वारा होता है जो कि ट्रैक्टर से अटैच्ड होती है। इस मशीन में के द्वारा जो है टाइम और लेबर, जो ट्रैक्टर से सीड ड्रिलिंग होती है उसमें टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। फिर आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम द फील्ड, यानी मैदान से जहाँ पर क्रॉप उगी हुई है उससे अनडिजायरेबल यानी कि जो अनवांटेड पौधे यानी खरपतवार होते हैं उनको रिमूव करना, हटाना जो है वीडिंग कहलाती है। सबसे पहले खेतों में जो टिलिंग करी जाती है ना जी, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उस टाइम पे जो है टिलिंग से अपरूट हो जाते हैं अनवांटेड वीड्स, अपरूटिंग हो जाती है उनकी, निकल जाते हैं। इसके बाद फ्लावरिंग से पहले, जब खेतों में भी फसल में क्रॉप में फूल निकलने वाले होते हैं, उससे पहले भी वीडिंग करी जाती है, रिमूवल किया जाता है। इसे या तो खुरपी की सहायता से करते हैं, इसके अलावा कुछ स्प्रे भी करते हैं जिन्हें वेडिसाइड्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? जब हार्वेस्टेड क्रॉप chaff is separate, seeds are separated from the chaff with the help of thresher। थ्रेसर यानी कि थ्रेसिंग मशीन के द्वारा
जो कि अब कंबाइन ट्रैक्टर में हार्वेस्टर जो मशीन है उसी में थ्रेसिंग भी हो जाती है, उसे कंबाइन मशीन बोलते हैं। जो बालियां होती हैं अनाज से, उससे अनाज के बीजों को अलग करने को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई, पौधों को पानी देना, वाटरिंग द प्लांट, ये क्या है? और इसके दो मेथड आपको बताने हैं जिससे पानी सेव होता है। वाटरिंग द प्लांट क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम टू द प्लांट या टू द क्रॉप इज कॉल्ड द इरिगेशन। यानी कि पानी की सप्लाई एक निश्चित समय के बाद पौधों में बार बार पानी की सप्लाई करना इरिगेशन या वाटरिंग द प्लांट कहलाता है। इट इज हाउ जो है जो ये इरिगेशन है ये वेरिएंस किसके ऊपर करता है, किसके ऊपर जो है ये निर्भर करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट इज डिपेंड टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर पानी दे रहे हो वहाँ आपने खेत में कौन सी क्रॉप बोई है, उस समय सीजन कौन सा है और वो सॉइल कौन सी है। इट इज डिपेंड ऑन दैट फैक्टर्स। द टू मेन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर वाटरिंग द प्लांट इज दैट सेव द वाटर। दो ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड जो कि पानी बचाते हैं, सिंचाई के ऐसे इंपॉर्टेंट दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है जो है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? टपका विधि। इसमें जो है एक पतली सी पाइपलाइन होती है, इसके द्वारा पौधों की जड़ों के पास उसमें छेद कर दिया जाता है और इसे किसी ट्यूबवेल से, वेल से या किसी सोर्स से पानी के कनेक्ट कर दिया जाता है और इसमें पानी की सप्लाई होती है। तो एक एक बूंद पानी डायरेक्ट पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और पौधों को जो है पर्याप्त मात्रा पे जितनी उनकी जरूरत होती है सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में इस तरह की सिंचाई उपयोगी होती है, ये पानी भी बचाती है। दूसरा है स्प्रिंकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एक स्प्रिंग यानी कि एक पाइप होता है, उसमें एक स्प्रिंग नोजल लगे होते हैं, उससे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डायरेक्ट फव्वारे की तरह पानी उड़ता है और वो रोटेट करता हुआ चारों डायरेक्शन में अपने रेडियस में के एरिया में सिंचाई कर देता है। ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें कम पानी के द्वारा पौधों में उपयुक्त मात्रा में सिंचाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ वीट वुड सोन इन खरीफ सीजन। क्या होगा अगर खरीफ सीजन में हम जो है गेहूं को बो देंगे? खरीफ सीजन जो है वो रेनी सीजन होता है, ऐसा सीजन जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, यानी मानसून के मौसम में। उस सीजन में पौधों में जो है बारिश की वजह से ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, जिन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे कि पैडी, धान को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। अब अगर वीट को हम बो देंगे तो वीट जो है वो ड्राई कंडीशन में, ड्राई सीजन में यानी कि सर्दियों के सीजन में बोए जाने वाली क्रॉप है। अगर इसको हम खरीफ के मौसम में यानी मानसून सीजन में या रेनी सीजन में बो देंगे तो इट विल रोटेट ड्यू टू एक्सेसिव वाटर। ज्यादा पानी की अधिकता की वजह से ये फसल सड़ जाएगी और ठीक से डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स यानी खरपतवार क्या होते हैं और इन पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वीड्स जो है अभी आपको पहले भी बताया और जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, इससे प्रीवियसली आपने शायद मेरे कंसर्निंग वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि वीड्स क्या होते हैं। अनवांटेड जो है अनडिजायरेबल प्लांट दैट आर ग्रोथ विद क्रॉप। ऐसे पौधे, अनवांटेड पौधे, अनडिजायरेबल, अवांछनीय पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जो फसल के साथ उगाते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं। इन पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो वीड्स रिमूवल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंपीट करते हैं अपनी क्रॉप के साथ। क्रॉप को जो भी आप न्यूट्रिशंस दे रहे हो वो इन्हें क्रॉप के साथ साथ एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्रॉप को मिलने वाले पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। वीड्स को रिमूवल करने के लिए मैनुअली तरीके से हम क्या करते हैं, खुरपी से पौधे के जो वीड होता है उसकी स्टेम को काट करके फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा करने से पहले मैनुअली इस चीज का ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि कुछ वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, तो हमें इनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी है। इसके अलावा केमिकल्स स्प्रे करके भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन केमिकल्स स्प्रे करने से पहले हमें उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान देना चाहिए। 2,4-D टाइप के केमिकल्स हैं जिनको स्प्रे करके हम जो है वीड्स को कंट्रोल, वीड की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये केमिकल्स हमारे लिए भी नुकसानदायक हैं, इसलिए हमें बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करके इन केमिकल्स को या वीडीसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए।
Now next question is explain how soil get affected by the continuous plantation of crop. यानी कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो किस तरह से प्रभावित हो जाती है, उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है अगर लगातार हम प्लांटेशन करते रहते हैं। आपने क्रॉप रोटेशन सुना होगा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अदल बदल करके फसल उगाना। एक बार खेत में ऐसी फसल उगाते हैं जो जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और जो ज़्यादा लंबे समय में तैयार होती है। उसके बाद दोबारा सेकेंड टाइम में एक ऐसी फसल बोते हैं जिसको कम पोषक तत्वों की ज़रूरत है, कम पानी की ज़रूरत है और जो कम समय में मैच्योर हो जाती है, जैसे कोई सीजनल सब्जी उगा ली या कोई सीजनल फ्रूट उगा लिया। इस तरह से फसलों को रोटेट करके बोने से जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वो बरकरार बनी रहती है, एज इट इज़ बनी रहती है। अगर क्या होगा, अगर हम एक ही तरह की सेम टाइप की क्रॉप प्लांटेशन रेगुलरली खेतों में करते रहेंगे, एक ही टाइप की अगर क्रॉप जो है प्लांटेशन करते हैं तो पौधों को सेम न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए होंगे, वो एक जैसे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेते रहेंगे। इस तरह से मिट्टी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और जिसका बैड इफेक्ट पड़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। किस तरह की क्रॉप जो है उग रही है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जो है जो क्रॉप प्लांटेशन होता है वो रोटेट करके डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को लगाया जाता है बदल करके, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित ना हो या बनी रहे। और कई बार ऐसा होता है कि एक क्रॉप लगाने के बाद, जैसे कि खरीफ की क्रॉप है, उसको लगाने के बाद ये लॉन्ग टर्म की क्रॉप होती है, इसको लगाने के बाद जो है खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे खेत जो है अपने पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को, फील्ड है सॉइल अपने पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को जो है वो रिटेन कर ले और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।